अमेरिकन पायलट एक गिर गया था ईरान के अंदर। अमेरिका ने तारीख का महंगा तरीन और मुश्किल तरीन ऑपरेशन किया अपने पायलट को निकालने के लिए। याद है आपको? थोड़ा सा पहले की बात है। डोनाल्ड ट्रंप वगैरह ये 2 रातें सोए नहीं सारे लोग। इन्होंने व्हाइट हाउस के अंदर पूरा एक वॉर रूम बना दिया था और पूरा एक ऑपरेशन किया गया था बहुत बड़ा, जिसपे अरबों रुपए इन्होंने खर्च कर दिए थे कि हमने हर हाल में कई अपना सामान इन्होंने कीमती जाया करवा दिया, अपने एयरक्राफ्ट जाया करवा दिए। लेकिन ये अपने एक एक बंदे को ईरान से निकाल कर लेकर गए। जब ईरान में पायलट गिला था वो वाकया आपको याद होगा। तो हम अपने 30 जवानों को किसके रहमो करम पे छोड़ रहे थे? हमने वहां पे क्यों छोड़ा? हमें भी चाहिए था वहां से उनको निकालते। देखिए ना, पाकिस्तान अब सालसी दुनिया की तो करवा रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप भी बाज नहीं आ रहा, ईरान भी नहीं बाज आ रहा। वो आपस में एक दूसरे पे मिसाइल मारते चले जा रहे हैं, मारते चले जा रहे हैं। लड़ाई दोबारा शुरू हो गई। दोनों को आपने हुर्मत पे कंट्रोल चाहिए, और कंट्रोल का मामला यह है कि जिसका कंट्रोल होगा वो फ्यूचर में तिजारत के ऊपर कंट्रोल करेगा। ईरान को लगता है कि उनके हाथ में कमजोरी आ गई है दुनिया की, तो यहां से हम अपने आप को सेव करेंगे। जबकि अमेरिका को यह लगता है कि हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती है अगर हम इसको बंद करवा के चले जाते हैं या ईरान के कंट्रोल में देकर चले जाते हैं। अब वो लड़ाई लगी हुई, लड़ाई चलती जा रही है, चलती जा रही है। वो फिर एक दूसरे पे बम मारे, ईरान के ऊपर ज्यादा बम गिर रहे हैं। लड़ाई का आगाज ईरान ने कहा जी कि अमेरिका ने किया है, जबकि अमेरिका कहता है वहां से जो जहाज गुजरते हैं उनको ईरान मारता है, तो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब अरब ममालिक के ऊपर ईरान लगातार बमबारी कर रहा है। बहुत सारे मिसाइल उनके इंटरसेप्ट हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे जाकर टारगेट पे भी लग जाते हैं और वहां से वीडियोस भी आ रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से एक इंटरव्यू भी दिया। मेरा सवाल यह है कि देखें, पाकिस्तान में आग लगी हुई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने और तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जो वीडियोस जारी कर दी हैं, मैंने बदकिस्मती से वो वीडियोस देखी हैं। वो इतनी खौफनाक वीडियोस हैं, ऐसे दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी उनको देखे। लेकिन बतौर सहाफी जब मैंने देखा तो ये बहुत खौफनाक सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी। बहुत सारी तंजीमें इकट्ठी हो गई हैं, बहुत सारी तंजीमें सरगर्म हो गई हैं। वहां पे आप अंदाजा करें कि इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है, अफगान फोर्सेज है, दाइश है, टीटीपी है, बीएलए है और जराइम पेशा गिरोह हैं, बहुत सारे स्मगलर्स हैं, और पता नहीं कौन कौन कहां से इकट्ठा होकर आ गया। और एक अजीबो गरीब अनारकी फैल गई है पूरे बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में। इनको रोको जाके। दुनिया की सालसी आप छोड़ दें, कश्मीर के अंदर आपने आग लगाई हुई है, एक नफरत की आग वहां पे भड़क रही है। लोग बात सुनने को तैयार नहीं है हुकूमत की, और हुकूमत लोगों की बात नहीं सुन रही। वहां कत्लेआम हो चुका है 2 दफा, और अब दोबारा से खदशा है कि दोबारा लड़ाई ना हो जाए। तो इन चीजों पर तवज्जो छोड़कर पाकिस्तान को बचाएं। इस वक्त पाकिस्तान में सालसी की और बातचीत करने की जरूरत है। देखिए, इससे कुछ अफसरान को तो फायदा हो जाएगा, कुछ लोग अपनी नौकरी या कुर्सी पक्की कर लेंगे, लेकिन इस खेल के बाद नुकसान पाकिस्तान का होगा और पाकिस्तान के इदारों का होगा, और हमें कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। आप जो मर्जी कर लें, जिस लेवल की ये लड़ाई आपके गले पड़ गई है ना, ये लड़ाई कौमी यकजहती के बगैर लड़ना मुमकिन ही नहीं है। इमरान खान को, मारंग बलोच को आपको बाहर निकालना पड़ेगा, सियासी कैदियों को बाहर निकालना पड़ेगा, उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। कौमी लश्कर बनाने की बजाय आपको कौम की बात सुननी पड़ेगी। देखिए, कौमी लश्कर ये क्यों कहते हैं कि बनाना है? देखिए, 3 उसकी बड़ी वजूहात हैं जिस वजह से ये कौमी लश्कर बनाना चाहते हैं। नंबर 1 वजह यह है कि अवामी सतह पर कोई भी ऑपरेशन होता है तो मुकम्मल तौर पे ताउन चाहिए। ताउन बिल्कुल नहीं है, अवामी हमायत बिल्कुल नहीं है किसी भी ऑपरेशन के साथ। और दूसरी उसकी वजह यह है कि वो डीमोरल हो जाती हैं फोर्सेस। तो ऑपरेशन तो आप मोराल के साथ करते हैं, नारे लगाते हुए करते हैं, तो जब आप डीमोरल हो जाएंगे तो फिर आप ऑपरेशंस कैसे करेंगे? तीसरा उसका जो रीजन है कि इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है। जब तक आपका लोकल आपके साथ नहीं होगा, मकामी आबादियां आपके साथ खड़ी नहीं होंगी, आपको इंटेलिजेंस नहीं मिलेगी, तो आपको ऑपरेशंस में कामयाबी नहीं मिलेगी। अब ये 3 बड़ी रीजंस हैं, लोग साथ नहीं खड़े हो रहे। देखिए, अगर लश्कर होगा तो अवामी तायीद भी मिल जाएगी, मालूमात भी मिलेंगी और मोराल भी बेहतर हो जाएगा। अब ये लश्कर नहीं है तो ये भी नहीं हो रहा। अब लश्कर वालों के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो जब भी लश्कर बना के लड़ते हैं, बाद में वो अकेले रह जाते हैं। जो लोग स्वात में, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, लश्कर बनाकर लड़े थे, उनमें से दर्जनों की टारगेट किलिंग हुई है। और बहुत सारे सरदार जो फ्रंट पे लीड कर रहे थे और टीटीपी के साथ लड़ रहे थे, बाद में टीटीपी के साथ तो मामला तय कर लिया जनरल बाजवा ने। जनरल बाजवा ने आगे टीटीपी के साथ मामला तय कर लिए, और वो जो लोग लड़ते रहे वो बेचारे अपने घरों में से, देखें ना, फौज तो एक इदारा है, उनके पास सिक्योरिटी है, उनके पास पूरा इंतजाम है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, जदीद वेपन्स हैं, टैंक्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, जेट्स हैं, हर चीज है उनके पास। बहुत बड़ी नफरी भी है, हर वक्त मुसल्लह अफराद साथ रहते हैं, उनके हथियारबंद लोग रहते हैं, वो हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन ये जो लश्कर है, इनमें कोई ताजर है, कोई इनमें जिम्मेदार है, कोई इनमें छोटा सरदार है, कोई इनमें बड़ा सरदार है, कोई इनमें दुकानदार है। अब ये लोग लश्कर बना के लड़ने के लिए आ जाते हैं, बाद में तो इन्होंने अपनी दुकानों पे, अपने कारोबारों में या अपने हुजरों में जाके बैठना है। ये तो हर वक्त उस तरह मुसल्ला नहीं रह सकते, और जब ये गैर मुसल्ला होते हैं इनकी टारगेट किलिंग होती है। और जनरल बाजवा ने जैसे आकर सुलह कर ली, कल को एक और आएगा आके इनके साथ सुलह कर लेगा, लश्कर इन्हें मारेगा, बाद में आगे सुलह कर देंगे, सुलह हो जाएगी, वो उनकी टारगेट किलिंग करेंगे। वो कबाइल आपस में कई दहाइयों तक फिर लड़ते रहेंगे।
ये बड़ी बदकिस्मती है और इस वजह से फजलुर रहमान साहब ने कहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल फजलुर रहमान साहब पे बहुत टिकाकर तनकीद हुई है और फजलुर रहमान साहब का मौक़िफ़ ज़्यादातर जो है उनकी बात वो ठीक है, उनकी बात गलत नहीं है, लेकिन उनकी मज़ामत की वजह जो है ना फजलुर रहमान साहब की, वो कभी भी उसूली नहीं होती। उनकी मज़ामत की वजह ज़्यादातर वसूली होती है और फजलुर रहमान साहब वसूली कर लेते होते हैं। फजलुर रहमान साहब को ये नज़र आ रहा है कि ये सेटअप नहीं चल रहा और पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। और जब भी कोई इमरान खान साहब से बात करेगा, जो अब नज़र आ रहा है कि इसके बगैर गुजारा कोई नहीं है, तो इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा और इलेक्शन में उसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिलेगा जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाएगी। तो फजलुर रहमान साहब ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां बना ली है और फजलुर रहमान साहब के पास यह सहूलत भी है कि वो जब चाहे एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए से वापस भी आ सकते हैं। यानी उनकी पॉलिटिकल पार्टी में फजलुर रहमान साहब की वहां जमहूरियत नहीं है। ऐसा नहीं है कि फजलुर रहमान साहब ने एक बात कह दी है तो सारी पार्टी साथ खड़ी हो गई और जब उन्होंने दूसरी बात की तो पार्टी खिलाफ होगी। वो नहीं होता। वो इमरान खान साहब की पार्टी में होता है, पीपल्स पार्टी में भी होता था, अब नहीं होता। लेकिन यहां फजलुर रहमान साहब को तो सत्ते खैरा, वो अगर कल को ये कह देंगे जी मैं खुद लश्कर बना रहा हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी पार्टी उनको कहेगी ठीक है जी फजलुर रहमान साहब ओके करो, तो उनको मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अनकंडीशनल सपोर्ट रहती है फजलुर रहमान साहब के पास। उनकी पार्टी में एक जिसको कल्ट इमरान खान को कहते हैं ना, एक्चुअली इन पॉलिटिकल पार्टीज में छोटे छोटे ये कल्ट मौजूद है। अब खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में फजलुर रहमान साहब कहते हैं उनकी हुकूमत बन जाए तो अवामी मकबूलियत के लिए थोड़ा एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना पड़ेगा और एस्टेब्लिशमेंट को ये सूट करेगा अगर फजलुर रहमान साहब की हुकूमत बन जाती है या वो कुछ मकबूल हो जाते हैं, कुछ सीटें जीत जाते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट भी बना लेते हैं, तो फजलुर रहमान साहब एस्टेब्लिशमेंट को सूट करेंगे इमरान खान की जगह पे, क्योंकि इमरान खान बहुत मुश्किल आदमी है। और देखें जो लश्कर बनाने की बात हुई ना, वो फजलुर रहमान साहब से किसी ने नहीं कहा कि लश्कर बनाओ। फजलुर रहमान साहब की पार्टी के कुछ लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है, पहले ही उन लोगों को यह कहा गया है कि आप लोग लश्कर बनाएं। मैं उन लोगों के नाम भी जानता हूं जिनको कहा गया कि लश्कर बनाएं और उन लोगों ने फजलुर रहमान साहब को यह बात बताई और वो लश्कर बना भी लेंगे क्योंकि उनकी ऐसी हैसियत है। इससे पहले ये वही लोग हैं जो आईनी तरमीम हो रही थी उस वक्त भी फजलुर रहमान साहब से बागी हो रहे थे, तो ये लोग एस्टेब्लिशमेंट की ज्यादा बात मानेंगे, फजलुर रहमान साहब की ये लोग बात नहीं मानेंगे। अच्छा, फजलुर रहमान साहब ने एक नया बयान भी जारी कर दिया है और उस बयान में जो फजलुर रहमान साहब की बॉडी लैंग्वेज है ना, वो उसमें कुछ घबराहट नजर आ रही थी। मैंने पहली दफा देखा कि फजलुर रहमान साहब थोड़ा सा परेशान, उनके चेहरे पे परेशानी नजर आ रही थी क्योंकि बहुत तनकीद हुई फजलुर रहमान साहब पे। उनकी माजी में तारीफें करने वाले लोगों ने भी तनकीदें की और एस्टेब्लिशमेंट ने अपने सारे कारतूस चला दिए फजलुर रहमान साहब के ऊपर। दूसरी तरफ जो फजलुर रहमान साहब खुद हैं वो अवामी सतह पर ट्रेंडिंग कर रहे हैं। अब उन्होंने ये फैसला करना है कि उन्होंने अवाम के साथ खड़े होना है या वापस एस्टेब्लिशमेंट के कैंप में जाना है। इस वक्त जो टॉप 5 ट्रेंड चल रहे हैं उनमें एक है मौलाना की ललकार, दूसरा चल रहा है प्रोपेगेंडा छोड़ो अमन दो, तीसरा चल रहा है लश्कर नहीं खुद लड़ो, चौथा चल रहा है कि नेशन स्टैंड विद मौलाना और पांचवा चल रहा है मौलाना कदम बढ़ाओ। तो ये इस किस्म के 5 ट्रेंड जो हैं वो टॉप पे मौलाना फजलुर रहमान के चल रहे हैं। तो इन्होंने बड़ी कोशिश भी की कि मौलाना फजलुर रहमान के ट्रेंड खत्म किए जाएं और इस सिलसिले में ऐसे बेवकूफ़ लोग भी हैं हुकूमत में जिन्होंने मार्केटिंग कंपनियों से रब्ता कर दिया। तो उन्होंने कहा जी हमारा इससे क्या ताल्लुक है, ये हम नहीं कर सकते, ये आप पीटीए से जाके बात करें या आप ट्विटर से बात करें या आप इसको और तरीके से देखें, हमारा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि फजलुर रहमान साहब को सोशल मीडिया पे कैसे नाकाम बनाया जाए। देखिए ये फजलुर रहमान साहब की अपनी पार्टी सोशल मीडिया पे इतनी तगड़ी नहीं है, तहरीक लब्बैक उनसे 10 गुना ज़्यादा तगड़ी थी सोशल मीडिया पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पार्टी है सोशल मीडिया पे आज भी। ये अवामी तायीद है जो फजलुर रहमान साहब को मिली है उनके मौक़िफ़ की वजह से। वो अपना मौक़िफ़ बदलेंगे, देखेंगे यही अवाम सारी की सारी फजलुर रहमान साहब के खिलाफ हो जाएगी, फिर फजलुर रहमान साहब अपना कोई ट्रेंड बना के चला के दिखा दें तो वो नहीं बना पाएंगे, ना वो चला पाएंगे, वो कर नहीं पाएंगे। इमरान खान साहब के बारे में देखें, इनको अगर अमन लेकर आना है ना तो जितने भी सियासी कैदी हैं उनको छोड़कर पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ लेकर जाना पड़ेगा और अवामी लश्कर बनाने की बजाय अवाम की बात सुननी पड़ेगी, अवाम को उनके हुकूक देने पड़ेंगे। फिर आप देखिएगा पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता अमन आ जाएगा और ये दहशतगर्द ये अकेले होते चले जाएंगे। अब इन दहशतगर्दों को सपोर्ट इसलिए मिल लेती है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस से लोग नाराज हैं और वो नाराज इसलिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस अपने ही लोगों पे गोली चला देती हैं। कश्मीर में आपने ये देख लिया, डी चौक में आपने ये देख लिया, मुरीदके में आपने ये देख लिया, 9 मई को आपने ये देख लिया। तो आप बार बार ये होता हुआ देख रहे हैं पाकिस्तान में, तो लोगों के अंदर अब रिजेंटमेंट पैदा हो गई है। इमरान खान जेल में किस स्टेट ऑफ माइंड में है इसको समझना बहुत जरूरी है। ऐसी सूरत हाल में आप इस आदमी को शिकस्त नहीं दे सकते, आपको इससे बात ही करनी पड़ेगी। जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं उन्होंने एग्जैक्टली वो अल्फाज बताए जो इमरान खान साहब ने उन लोगों से बोले थे जेल में।
जब ये पेशकश लेकर गए थे इमरान खान साहब के पास कि आपको हम बनीगाला में शिफ्ट कर देते हैं। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है, पहली मरतबा हुआ, मैं आपके सामने रख देता हूं। पहले इसके बारे में खबरें आती रही हैं, लेकिन बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने वो पूरा माहौल बताया जिसमें वो गए थे। उन्होंने कहा जी हम 5-6 लोग गए थे, सलमान अकरम राजा थे, अली अमीन गंडापुर थे, साहबजादा हामिद रजा थे, वो भी बेचारे बेगुनाह जेल में कैद हैं। साहबजादा हामिद रजा एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, देखिए उसको जेल में डाला हुआ सिर्फ इसलिए कि तुम इमरान खान की मुखालफत क्यों नहीं करते, और वो भी सजा काट रहे हैं बीमार होने के बावजूद। उनकी कभी मुलाकातें बंद कर देते हैं, कभी उनका इलाज नहीं करवाते, तो उनके साथ सख्त ज्यादती की जा रही है साहबजादा हामिद रजा साहब के साथ भी। तो इमरान खान ने इन लोगों को क्या कहा था जाते ही? इमरान खान ने कहा कि पहले मेरी बात सुनो, मैंने बनीगाला नहीं जाना है, मैंने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। मेरे साथ वाले लोग जो एक जुमला लिखकर दे देते हैं, बाहर आ जाते हैं, वो जेल में रहें, और मैं जनाबे वाला डील करके तो जाकर उधर बैठ जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। और ये जेल मेरे लिए अल्लाह की नेमत है। मैं पहले, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता था, कुरान पढ़ता हूं तो पहले एक तर्जमा, अभी मेरे पास कई तर्जमे हैं या तफसीरें हैं, मुझे अब सही से वो कहते हैं याद नहीं है, लेकिन 4-5 की उन्होंने बात की थी। वो कहते हैं मैं दुआ करता हूं, पहले नमाज जल्दी जल्दी पढ़ता था, अब इत्मीनान से नमाज पढ़ता हूं, किताबें पढ़ता हूं, ये जेल मेरे लिए अल्लाह की नेमत है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ईरानी तजावीज़ मुस्तरद की हैं, उसके बाद उन्होंने बात की नेतन्याहू से, और तब से लेकर अब तक जो इसराइल है उसने लबनान के ऊपर हमले बहुत तेज कर दिए हैं। जो ताज़ा तरीन हमले हुए हैं लबनान पे, उनमें गुज़िश्ता 24 घंटों में इमदादी कारकुनों समेत 51 लबनानी अफराद जो है लबनान में शहीद हो गए, और लगातार ये तादाद बढ़ती चली जा रही है, हमलों की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। तो ये ईरान की एक शर्त थी कि लबनान के अंदर जंगबंदी की जाए, लेकिन जब भी ईरान की तजावीज़ मुस्तरद होती हैं तो इसराइल लबनान पे बमबारी जो है उसको तेज कर देता है। अब इस वक्त लबनान पे शदीद बमबारी कर रहा है इसराइल, और वहां पे लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। दूसरी जानिब ईरान ने भी, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा उसके ऊपर अपना रद्देमल दे दिया। एक तो ईरान ने कहा जी हमें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यानी ईरानी सरकारी मीडिया ने यह दावा किया कि ईरान के जवाब पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो रद्देमल दिया उसकी कोई अहमियत नहीं है। ईरान में मंसूबे अमेरिकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। ट्रंप ईरान के जवाब से अगर खुश नहीं है तो ये ईरान के हक में बेहतर है। ईरानी सिक्योरिटी जराये का कहना है कि अमेरिकी तजावीज ट्रंप के हद से ज्यादा मुतालबों के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ थी। ईरानी तजावीज में अमेरिका को जंगी नुकसानात के मुआवजे की अदायगी और अपनाए हुर्मत पर ईरान की खुद मुख्तारी पर जोर दिया गया। देखिए इसमें ना एक ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान है इस्माइल बकाई, उन्होंने जो बयान दिया है ना उसमें काफी क्लैरिटी है। उन्होंने कहा कि ईरान के मुतालबात बड़े माकूल और जिम्मेदाराना मुतालबात है, जबकि उन्होंने अमेरिका पर यक तरफा और गैर मकबूल मौक़िफ़ थोपने का इल्जाम आयद किया। वो ये कहते हैं कि ईरान का मुतालबा ईरानी जहाजों के खिलाफ बहरी कज़ाकी का खात्मा, यानी वो जो नाकाबंदी अमेरिका ने की है वो खत्म की जाए, जिसे वो समुद्री नाकाबंदी कहते हैं। ईरानी अवाम के गैर मुल्की बैंकों में मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा ईरान ने किया कि जनाब जितने दुनिया के अंदर बैंकों में हमारे पैसे आपने मुंजमद कर रखे हैं अरबों डॉलर, वो हमें रिलीज किए जाए, हम अपनी अवाम के लिए वो पैसा खर्च करें। आपने हुर्मत में महफूज आमदरफ्त की तजवीज ईरान ने साथ में दी थी और लबनान समेत पूरे खित्ते में अमन के क्याम का मुतालबा किया। क्या ये मुतालबात नाजायज है? अच्छा, इसमें जो आपने हुर्मत वाला ईरान का मुतालबा है ना कि एक महफूज आमदरफ्त, उसमें ईरान के पास कलीदी किरदार है। यानी ईरान ये कहता है कि आपने हुर्मत में महफूज आमदरफ्त तभी होगी जब ईरान खुद इस अमल की निगरानी करेगा और उसके साथ कोऑर्डिनेशन में होगा और ईरान को उसका बिल अदा किया जाएगा। तो आपने हुर्मत के ऊपर जो कंट्रोल है ये एक ऐसी चीज है जिसको अब ईरान नहीं छोड़ना चाहता। नाजरीन, इसी बीच में ईरान में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के 7 बड़े खौफनाक जासूस ईरान ने गिरफ्तार कर लिए। इसके अलावा एक शख्स को वहां मार भी दिया गया है, वहां इनकाउंटर हुआ, उसमें वो आदमी मारा गया, और एक शख्स को सजाए मौत भी ईरान में सुना दी गई है। ईरान में इसराइली जासूसी का नेटवर्क बड़ा शानदार बनाया था मोसाद ने, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत सारे वसाइल हैं। फिर वो दुनिया के अंदर फैसिलिटेट भी करते हैं ऐसे लोगों को, इनकी फैमिलीज को, और वो ऐसे कमजोर लोगों को ढूंढते रहते हैं मुख्तलिफ महकमों में, मुख्तलिफ जगह पे, जो काम कर सकें इंटेलिजेंस के लिए। यानी खुफिया मालूमात मोसाद को ना सिर्फ फराहम करते हैं बल्कि वो बहुत सारे दीगर काम भी करते हैं। ईरान की वजारत इंटेलिजेंस ने ऐलान किया कि उसने 6 सूबों में कार्रवाइयों के दौरान 2 ऐसे सेल खत्म किए हैं जो इसराइली खुफिया इदारे मोसाद के लिए काम कर रहे थे। कार्रवाइयों के दौरान 7 अफराद गिरफ्तार किए गए, जबकि मुसल्लह झड़प में एक शख्स हलाक हो गया। मगरबी आज़रबाईजान में 4 अफराद पर मुश्तमिल एक सेल सूबे के मुख्तलिफ इलाकों और तेहरान में हसास मराकज़ और सरकारी इमारतों को निशाना बनाने के साथ साथ दारुल हुकूमत में एक कत्ल की तैयारी कर रहा था। फिर उन्होंने बताया कि कौन कौन सी जगह पे किस किस तरीके से उन्होंने एक एक बंदा गिरफ्तार किया, और उन्होंने बताया किस तरह के इनके पास ये हथियार मिले,
किस तरह का गोला बारूद मिला, फिर इनके पास से बहुत छोटे साइज के ड्रोन्स भी मिले जिन्हें ये जासूसी के लिए इस्तेमाल करते थे। फ्रांस के 10 जहाज रिपोर्ट हुए कि फ्रांस के 10 जहाजों का एक फ्लीट निकला और वो जा रहा है जनाब आबना हुर्मुज़ की जानिब। लेकिन बाद में फ्रांस से स्टेटमेंट आया, नहीं जी नहीं, हम दिफाई नुक्ता नजर से जा रहे हैं, हमारा किसी पे कोई अटैक करने का इरादा नहीं है और जहां बताया जा रहा है वहां नहीं जा रहे। तो एक तो फ्रांस ने इसके ऊपर बता दिया कि उनके जहाज इस मकसद के लिए नहीं निकले। दूसरा, बरतानिया के अंदर बहुत सख्त रद्द-ए-अमल है, बहुत सख्त रद्द-ए-अमल है और बरतानवी हुकूमत को यहां की अपोजिशन ने और अवाम ने रद्द-ए-अमल की वजह से रोका हुआ है जंग में जाने से। और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कह चुके हैं कि जो हमारे साथ पहले इराक में हुआ है, हम उन तजर्बात की रोशनी में इस लड़ाई में नहीं उतरना चाहते। और चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप की जो ऑफर है या जो डोनाल्ड ट्रंप की जो डिमांड है या रिक्वेस्ट है उसको मुस्तरद कर दिया। चाइना ने साफ कहा, जनाब हम कोई लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे, और ये जो बात कर रहा है अमेरिका के आपने हुर्मुज़ को जाके खिलाएं और अपने फौजी भेजें और अपनी मिलिट्री को वहां भेजें, तो हम ये नहीं करने जा रहे। चाइना ने साफ इनकार कर दिया। जनूबी कोरिया जो है वो अमेरिका के साथ जंगी मशकें कर रहा है, वो बताता हूं मैं आपको आगे जाके। और जापान पहले कह चुका है वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो जिन को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया वो तो लड़ाई का हिस्सा बनना नहीं चाहते। डोनाल्ड ट्रंप मदद मांग रहा है दुनिया से, क्योंकि ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जंग हार रहा है दोनों महाजों पे। एक तो अमेरिका के अंदर बयानिया की जंग हार रहा है, कोई भी इस लड़ाई को पसंद नहीं कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप के अपने चंद साथियों के अलावा इस लड़ाई को सपोर्ट नहीं मिल रही अमेरिका के अंदर से। और अब वो ये चाहता है कि दुनिया के अहम तरीन ममालिक अमेरिका के साथ खड़े हों ताकि अमेरिका के अंदर भी इस जंग की सपोर्ट पैदा की जा सके। तो ट्रंप अकेला रह गया, नेतन्याहू गायब हो गया, अब बयानिया बनाने वाला कोई है नहीं। अमेरिकन ये समझते हैं कि ये एप्स्टीन फाइल से जान छुड़ाने के लिए, जो गंद आ रहा था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, उससे जान छुड़ाने के लिए उन्होंने ये अटैक कर दिया और अब वो तवज्जो हटाना चाहते हैं। लेकिन ये मामला उल्टा गले पड़ गया और ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गले में खुद डाला। डोनाल्ड ट्रंप का एक और स्टेटमेंट है, वो भी यहां पे आप ले लें। एक तो जिन ममालिक को कहा वो तो ऑलरेडी इनकार कर चुके हैं। अमेरिका ने ईरान को अस्करी, मुआशी और दूसरे लिहाज से शिकस्त दे दी है और इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। लेकिन दुनिया के वो ममालिक जो यहां से तेल हासिल करते हैं, उन्हें इस गुजरगाह की खुद हिफाजत करनी चाहिए और हम उनकी मदद करेंगे और बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अमेरिका इन ममालिक के साथ हमआहंगी पैदा करेगा ताकि हर काम तेज़ी से, आसानी से और बेहतर तरीके से अंजाम पाए। ये हमेशा से एक टीम वर्क होना चाहिए था और अब ये ऐसा ही होगा। ये दुनिया को हमआहंगी, सलामती और पायदार अमन की तरफ इकट्ठा करेगा, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा। तो DGINSPR ने अपने इंटरव्यू में 3 झूठ बोले थे, वो तीनों मैंने आपके सामने रखे और मैंने आपको बताया कि गलत बयानी उन्होंने की है और वो भी साबित हो जाएगा थोड़े दिनों में दोबारा, क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में करने की तैयारी हो रही है और ये झूठ दोबारा पकड़ा जाएगा। पहला जो इसके अंदर एक गलत बयानी थी वो ये थी कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। फौज का बिल्कुल सियासत से ताल्लुक है। मिलिट्री क़यादत जो है वो दिन रात सियासत करती है। जनरल बाजवा से लेकर अब तक सियासत हो रही है, उससे पहले भी सियासत हो रही थी। फौज ने 4 मरतबा पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया, फौज ने पाकिस्तान में सियासी जमातें बनाई, फौज ने पाकिस्तान में हुकूमतें बनाई और हुकूमतें गिराई और मिलिट्री क़यादत हमेशा से सियासत के अंदर इन्वॉल्व रही। अपने छोटे फायदे के लिए, अपनी बोटी के लिए पाकिस्तान का बकरा इन्होंने बार बार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ज़िबा किया है। तो फौज का सियासत में किरदार है और अभी जो हुकूमत आई बैठी है इसको भी इक़्तिदार में फौज लेकर आई है। 17 सीटें जीतने वाला पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना हुआ है और उसको अब 2/3 अक्सरियत भी दिलवा दी गई है। और मैंने कल भी ये कहा था कि अगर इसी तरह माहौल चलता रहा तो ये 100% अक्सरियत भी दिलवा देंगे। आइन का हुलिया बिगाड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया और ये फौज ने किया है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बंदे अगवा करवाए, बंदे जबरी तौर पे लापता करवाए, MNAs की फैमिलीज तक को हिरासा किया गया, उठाकर लोगों को अफ्ज़े बेजा में रखा गया और फिर एक आईनी तरमीम जबर के जरिए मंजूर करवाई गई। अब तो 2/3 अक्सरियत उन्होंने हासिल कर लिया, वो कर सकते हैं। दूसरी गलत बयानी उन्होंने ये की कि मीडिया पे वो कंट्रोल नहीं करते। ये बहुत बड़ा झूठ है। मीडिया के किसी भी शख्स से आप कुरान पे हलफ ले लें, वो आपको बता देगा कि पाकिस्तान की मीडिया को पैमरा कंट्रोल नहीं करता। पाकिस्तान की मीडिया को मीडिया की कोई अपनी पॉलिसी ऐसे कंट्रोल नहीं करती जैसे पाकिस्तान की मीडिया को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है और वो पाकिस्तान की मीडिया में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा इसके बारे में फैसले भी करते हैं। तीसरा जो उन्होंने कहा कि ये जो किसी को भी उठाना, गायब कर देना, जबरी तौर पे लापता कर देना, हफ्ते बेजा में रखना, ये गैर कानूनी और गलत है और ऐसे लोगों का मुहासबा होना चाहिए। यानी ये बात उन्होंने कही, ये भी एक गलत बात है और ये क्योंकि ये किया ही एजेंसियों की जानिब से जाता है। अब मैं तो किसी को उठा के इलीगली अबडक्शन में नहीं रख सकता, गायब नहीं कर सकता।